इलेक्ट्रॉनिक्स में आज हम लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम 4 टर्मिनल नेटवर्क के जो पैरामीटर होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। 4 टर्मिनल नेटवर्क में क्या है, टोटल टर्मिनल कितने हैं, 4 है, इसलिए इसको 4 टर्मिनल नेटवर्क कहते हैं। 4 टर्मिनल में से 2 टर्मिनल तो कहलाते हैं इनपुट टर्मिनल, निवेशी टर्मिनल, और शेष 2 जो टर्मिनल रहेंगे वो कहलाते हैं आउटपुट टर्मिनल। इनपुट टर्मिनल से जो सर्किट जुड़ा हुआ रहता है वो कहलाता है इनपुट सर्किट, और आउटपुट टर्मिनल से जो सर्किट जुड़ा रहता है उसको कहते हैं हम आउटपुट सर्किट। अर्थात कोई भी नेटवर्क अपन ले तो वो सदैव 4 टर्मिनल रहेगा। अब इस 4 टर्मिनल नेटवर्क के इनपुट टर्मिनल पर जो फिजिकल क्वांटिटी अपन मेजर करेंगे वो फिजिकल क्वांटिटी रहेगी इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट। और इसी प्रकार से आउटपुट टर्मिनल पर जो फिजिकल क्वांटिटीज अपन मेजर करेंगे वो रहेगी आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। टोटल हो गई 4 में से 2 तो है अपने पास वोल्टेज, जो कि है इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज, और 2 क्वांटिटीज रह गई करंट, एक इनपुट करंट और एक आउटपुट करंट। क्लियर। अब अपन 4 टर्मिनल नेटवर्क पैरामीटर पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा कुछ अलग हट कर के एक बार बता रहा हूँ मैं कि यहाँ पर जैसे अपन ने इनपुट टर्मिनल लिया, इनपुट सर्किट लिया, और उस इनपुट सर्किट पर अपन ने 2 फिजिकल क्वांटिटीज मेजर की, एक इनपुट वोल्टेज और एक इनपुट करंट। यदि अपन इस इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का रेशियो लें, इट मीन इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट, तो इसकी जो डायमेंशन आएगी वो डायमेंशन किसकी आएगी, रेजिस्टेंस की। V अपॉन आई सामान्यतया ओम के नियम से भी इसको अपन देख सकते हैं कि V अपॉन आई जो है इसकी डायमेंशन, इसकी यूनिट रेजिस्टेंस की आएगी। और रेजिस्टेंस को अपन सामान्य शब्दों में इम्पीडेंस कहते हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इस वोल्टेज और करंट जिसका अपन ने रेशियो लिया है उनके बीच का फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। तो उस स्थिति में अपन इस इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के रेशियो को कहेंगे रेजिस्टेंस। कॉमन वर्ड है इसका इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस को सामान्यतः हम लिखते हैं Z से। तो इनपुट टर्मिनल पर जो अपन ने क्वांटिटीज मेजर की थी वो मेजर की थी इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट। तब इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट की फॉर्म में, फॉर्म से मतलब है यहाँ पर जैसे V अपॉन आई लिखा अपन ने, तो V अपॉन आई लिखने पर ये हो गई फॉर्म, और उसको अपन ने कहा रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस इज इक्वल टू Z से इसको लिखेंगे। तो इनपुट टर्मिनल पर मापित राशियों के रूप में दूसरा पैरामीटर कौन सा है, Z पैरामीटर। V अपॉन आई इज इक्वल टू R, या कॉमन वर्ड में कहे तो Z। तो ये तो हो गया एक Z पैरामीटर। अब अपन इसका रेसिप्रोकल करते हैं कि वोल्टेज अपॉन करंट नहीं करेंगे बल्कि करंट अपॉन वोल्टेज करेंगे। इट मीन इनपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज। एग्जांपल दे रहा हूँ, एक इनपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज। अब जब अपन इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो वो डायमेंशन किसकी आएगी, इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल, या इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल को अपन कहते हैं प्रवेश्यता, एडमिटेंस। तो I अपॉन V की फॉर्म में जो अपने को नया पैरामीटर मिला वो मिला प्रवेश्यता,
एडमिटेंस, और उसको हम लिखेंगे कैपिटल वाई से, जिसको हम कहते हैं वाई पैरामीटर। पहले था जेड पैरामीटर, वोल्टेज अपॉन करंट। सेकंड देखा अपन ने वाई पैरामीटर, करंट अपॉन वोल्टेज। लेकिन यदि किसी नेटवर्क में अपने पास इस प्रकार से फिजिकल क्वांटिटीज आती है कि वहाँ पर अपने को वोल्टेज अपॉन करंट की वैल्यू भी निकालनी है, इट मीन जेड पैरामीटर भी रहेगा, और करंट अपॉन वोल्टेज की वैल्यू भी निकालनी है, तो करंट अपॉन वोल्टेज इज इक्वल टू वाई पैरामीटर। तो उस नेटवर्क में अपने पास जेड पैरामीटर भी रहेगा और वाई पैरामीटर भी रहेगा। तो उसको अब जब इन दोनों को मिला दिया जाए, जेड पैरामीटर और वाई पैरामीटर को दोनों को मिला दिया जाए, हाइब्रिडाइजेशन कर दिया जाए, तो वो कहलाता है हाइब्रिड पैरामीटर, जिसको लिखेंगे हम एच पैरामीटर से। तो यहाँ पर जो पैरामीटर की डेफिनेशन लिखी है, शायद वो आपको क्लियर हो जाएगी। डेफिनेशन लिखी है कि 4 टर्मिनल नेटवर्क के व्यवहार को निवेशी व निर्गम टर्मिनल पर मापित राशियों, कौन सी राशियाँ थी? वोल्टेज और करंट। निवेशी व निर्गम टर्मिनल पर मापित राशियों के रूप में व्यक्त कुछ प्राचल, जैसे मैंने अभी कहा v अपॉन आई को z से लिखेंगे, i अपॉन v को y से लिखेंगे, तो वो कुछ प्राचल ये है z और y के रूप में व्यक्त कुछ प्राचलों के रूप में निर्धारित किया जाता है। इन्हें 4 टर्मिनल नेटवर्क प्राचल कहते हैं, 4 टर्मिनल नेटवर्क पैरामीटर कहते हैं। ये 4 टर्मिनल नेटवर्क पैरामीटर है, वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है जेड पैरामीटर, जिसको सेकंड वर्ड में कहा है, दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, वो है ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर। दूसरा होता है वाई पैरामीटर, और इसका दूसरा नाम है शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर। एडमिटेंस मतलब प्रवेशिता कैपिटल वाई, और ऊपर जेड पैरामीटर में लिखा है इम्पीडेंस पैरामीटर, प्रतिबाधा जेड से लिखेंगे। और थर्ड है एच पैरामीटर, और इसको सेकंड जो नाम है इसका, उसको कहते हैं अपन हाइब्रिड पैरामीटर। यहाँ पर जो फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप है, जेड पैरामीटर और वाई पैरामीटर, उनको अपन ने दूसरे नाम से भी पुकारा है। एक तो कहा है ओपन सर्किट और एक कहा है शॉर्ट सर्किट। अब ओपन सर्किट का तो क्या मतलब है और शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब है? ओपन सर्किट का मतलब है कि किसी सर्किट में करंट की वैल्यू 0 रहेगी। करंट की वैल्यू 0 होने का मतलब है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। सर्किट ओपन है, ओपन होने का मतलब है कभी कोई, जब भी कोई सर्किट ओपन रहता है उसमें कभी कोई करंट नहीं बहती। अर्थात ओपन सर्किट का अर्थ है कि उस सर्किट में करंट की वैल्यू 0 रहेगी। अब 0 किस में रहेगी? इनपुट सर्किट है कि आउटपुट सर्किट है, वो अपन आगे देखेंगे। लेकिन हाँ, ये तय है कि किसी न किसी सर्किट में करंट 0 रहेगी, जिसको हम यहाँ पर ओपन सर्किट से बोल रहे हैं। दूसरा लिखा है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का अर्थ है कि सर्किट में वोल्टेज 0 रहेगी। अब वोल्टेज 0 होने का मतलब है कि यदि किसी सर्किट में कोई पावर सोर्स लगा हुआ है तो उस पावर सोर्स को वहां से हटा दो और वायर को डायरेक्ट जोड़ दो। इट मीन सर्किट ओपन नहीं है, सर्किट है तो बंद, क्लोज है, लेकिन उसमें कोई पावर सोर्स नहीं है या उसमें वोल्टेज की वैल्यू 0 है। तो जब भी किसी सर्किट में वोल्टेज 0 रहेगा तो उसको अपन शॉर्ट सर्किट कहेंगे।
अब वो सर्किट इनपुट सर्किट है या आउटपुट सर्किट वो बाद में देखेंगे, लेकिन शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि उसमें वोल्टेज की वैल्यू 0 है। अब हम सबसे पहले लेते हैं जेड पैरामीटर को। जेड पैरामीटर को पढ़ने से जेड पैरामीटर को लेते हैं तो देखिए यहाँ पर अपन ने पहले पढ़ा है कि 4 टर्मिनल नेटवर्क के कितने टर्मिनल है? 4 टर्मिनल, 2 इनपुट टर्मिनल और 2 आउटपुट टर्मिनल। इनपुट टर्मिनल पर अपन ने जो फिजिकल क्वांटिटीज मेजर की वह है इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट। इसी प्रकार से आउटपुट टर्मिनल पर जो अपन ने फिजिकल क्वांटिटीज मेजर की वह है आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। टोटल हो गई 4। इन 4 में से 2 फिजिकल क्वांटिटीज वो कौन सी है? वो करंट क्वांटिटीज है, करंट I1 और करंट I2। करंट I1 है इनपुट करंट और I2 है आउटपुट करंट। जहाँ 1 लिखा हुआ है वो इनपुट है और जहाँ 2 लिखा हुआ है सब स्क्रिप्ट वो आउटपुट है। तो यहाँ पर हमने इन 4 फिजिकल क्वांटिटीज में से किन्हीं 2 को, और वो 2 कौन सी है? दोनों ही करंट है, एक इनपुट करंट है और एक आउटपुट करंट है। इन 2 को अपन ने स्वतंत्र माना है, इंडिपेंडेंस माना है। इंडिपेंडेंस का अर्थ है कि यदि करंट I1 में परिवर्तन हो जाए तो करंट I2 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और यदि करंट I2 में कुछ परिवर्तन हो जाए तो करंट I1 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इट मीन बोथ आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। दोनों में से किसी में भी अगर कोई चेंज होता है तो दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इट मीन दोनों करंट I1 और I2 इंडिपेंडेंट। अब यदि दोनों करंट इंडिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट क्या है? वो डिपेंडेंट होगा फिर वोल्टेज। वोल्टेज कौन सी? इनपुट वोल्टेज V1 और आउटपुट वोल्टेज V2। यदि दोनों करंट में से किसी भी करंट को अपन चेंज करते हैं तो दोनों वोल्टेज परिवर्तित होगी, वोल्टेज V1 भी और वोल्टेज V2 भी। यदि करंट I2 को परिवर्तित करते हैं तो भी वोल्टेज V1 और वोल्टेज V2 परिवर्तित होगी, अर्थात इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज में परिवर्तन होगा। और यदि दोनों करंट में परिवर्तन कर दें कि इनपुट करंट में भी परिवर्तन करना है और आउटपुट करंट में भी परिवर्तन करना है, तो भी इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज में परिवर्तन होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज इज डिपेंड ऑन इनपुट करंट एंड आउटपुट करंट। इसलिए हम इनपुट वोल्टेज V1 और आउटपुट वोल्टेज V2 को इन करंट के फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं। इन दोनों वोल्टेज को करंट के फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं, जो कि हमें ये बताता है कि वोल्टेज V1 और V2 किस पर निर्भर कर रहा है, और उसको मैथमेटिकली लिखने का जो फॉर्मूला है वो यहाँ लिखा है अपने। पहले जो दो चार लाइन लिखी है उसको पढ़ देता हूँ कि माना 4 टर्मिनल नेटवर्क की निवेशी व निर्गम सिरों पर वोल्टताएं V1 V2 व धाराएं I1 I2 है। यदि धारा I1 I2 को स्वतंत्र मान लिया जाए तो वोल्टता V1 व V2 को इन धाराओं के फलन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात V1 is function of I1 I2 and voltage V2 is also function of I1 I2। नेक्स्ट स्टेप, अब यदि धारा के मान में अल्प परिवर्तन कर दिया जाए तो अल्प परिवर्तन करने का मतलब है, वो अल्प परिवर्तन ध्यान रहे दोनों ही करंट में यहाँ पर अपन कर रहे हैं, करंट I1 में भी
और I2 में भी, तो अगर दोनों ही मान में परिवर्तन कर दिया जाए तो वोल्टेज में कितना परिवर्तन होगा, और उस वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन को यहाँ पर हम समीकरण 1 और नेक्स्ट स्लाइड में समीकरण नंबर 2 आएगी। वो लिखा है कि वोल्टेज में होने वाला परिवर्तन है dV1 इज इक्वल टू डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा I1 इंटू DI1 प्लस डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा I2 इंटू DI2। एक बार इस इक्वेशन को अपन क्लियर कर लेते हैं। इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड में लिखा है dV1। ये वोल्टेज V1 में होने वाला परिवर्तन है। कब? जबकि राइट हैंड साइड में आ रहा हूं, जबकि करंट I1 में परिवर्तन कर दिया जाए DI1 और करंट I2 में परिवर्तन कर दिया जाए DI2। नोटेशन का ध्यान रखना, D किसको बोल रहा हूं, डेल्टा किसको बोल रहा हूं। D को तो क्लियर D से लिखा है। dV1 क्या है? वोल्टेज में होने वाला परिवर्तन, लेकिन कब? जबकि करंट I1 में परिवर्तन कर दिया जाए DI1, राइट साइड में लिखा है, और करंट I2 में परिवर्तन कर दिया जाए DI2। अब लेकिन दो चीज और रह गई, वो है डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा I1 और डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा I2। ये क्या है? ये है वोल्टेज के परिवर्तन की दर, लेकिन किसके सापेक्ष? विथ रेस्पेक्ट करंट की। धारा कौन सी? I1 धारा के एकांक मान में परिवर्तन होने पर इनपुट वोल्टेज V1 में कितना परिवर्तन होता है, वो वैल्यू है डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा I1। ध्यान रखिए, धारा I1 के एकांक मान के लिए जो होने वाला परिवर्तन है किसमें? वोल्टेज V1 में, वो है डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा I1। और इसी प्रकार से करंट I2 के एकांक मान में परिवर्तन होने पर वोल्टेज V1 में कितना परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन लिखा है डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा I2। ये दोनों वैल्यू जो है डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा I1 और डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा I2 दोनों धाराओं के एकांक मान में परिवर्तन होने पर इनपुट वोल्टेज में कितना परिवर्तन होता है, वो है। अब यदि एकांक धारा के मान में परिवर्तन होने पर या धारा के मान में एकांक परिवर्तन होने पर वोल्टेज में परिवर्तन ये है, वापस ले रहा हूं राइट साइड में, करंट I1 के मान में एकांक परिवर्तन होने पर वोल्टेज V में होने वाला परिवर्तन डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा I1 है। तो करंट I1 में DI1 परिवर्तन होने पर कितना परिवर्तन होगा? मल्टीप्लाई बाय DI1 प्लस धारा I2 के मान में एकांक मान से परिवर्तन कर दे तो इनपुट वोल्टेज में परिवर्तन होने वाला है, वो ले है डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा I1, सॉरी डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा I2। तो DI2 परिवर्तन होने पर कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो। तो करंट I1 में DI1 परिवर्तन होने पर कितना परिवर्तन हुआ, वो राइट साइड की इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट है, प्लस करंट I2 के मान में DI2 परिवर्तन होने पर कितना परिवर्तन हुआ इनपुट वोल्टेज में,
वो इक्वेशन फर्स्ट के राइट साइड में सेकंड पार्ट है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल परिवर्तन होगा dV1, वो लिखा है इक्वेशन फर्स्ट के लेफ्ट साइड में। इसी प्रकार से आउटपुट वोल्टेज के मान में कितना परिवर्तन हुआ वो भी यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 से लिखा है कि धारा के करंट I1 में एकांक परिवर्तन करने पर आउटपुट वोल्टेज V2 में परिवर्तन होता है डेल्टा V2 अपॉन डेल्टा I1। तो dI1 परिवर्तन होने पर कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दूं, प्लस करंट I2 के मान में यदि एकांक मान से इसको परिवर्तित कर दिया जाए तो V2 में होने वाला परिवर्तन है डेल्टा V2 अपॉन डेल्टा I2। तो dI2 परिवर्तन होने पर कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, टोटल परिवर्तन होगा वो इक्वेशन सेकंड के लेफ्ट साइड में लिखा है dV2। आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि वोल्ट एम्पियर संबंध रेखीय होने के कारण, रेखीय होने का मतलब है कि दोनों के बीच का अगर ग्राफ खींचोगे सरल रेखा आएगी, अर्थात समान रूप से परिवर्तित होते हैं। जितना परिवर्तन करंट में होता है उतना ही परिवर्तन वोल्टेज में होता है, तो ही ग्राफ एक सीधी रेखा आ सकती है। तो हम कह सकते हैं कि वोल्ट एम्पियर संबंध रेखीय होने के कारण आंशिक अवकलनों का अनुपात नियत होगा, और वो नियत वैल्यू अपन यहाँ पर लिखी है। तथा इस अनुपात की विमा डायमेंशन जो है वो प्रतिबाधा की विमा के रेजिस्टेंस की विमा के तुल्य होगी। अतः वोल्टता व धारा के अल्प परिवर्तन को तो अपन लिखेंगे, जो टोटल परिवर्तन हो रहा है उसको तो कैपिटल V और कैपिटल I से लिखा है। जैसे इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट के लेफ्ट साइड में वोल्टेज में होने वाला परिवर्तन कितना है dV1, इसको लिखेंगे अपन कैपिटल V1 से। और इसके राइट साइड में करंट में जो टोटल परिवर्तन किया है वो है dI1 और dI2। परिवर्तन को हम लिखेंगे कैपिटल I1 व कैपिटल I2। इस प्रकार से समीकरण 1 और 2 का जो रूप परिवर्तित होगा वो होगा इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, अर्थात V1 इज इक्वल टू डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा I1 की जगह लिखा है ZI। दोनों ही इनपुट टर्मिनल पर मापित राशियां हैं। ZI I4 यहाँ इनपुट से है, इनटू I1 धारा में होने वाला टोटल परिवर्तन, प्लस इक्वेशन फर्स्ट का जो राइट साइड का सेकंड पार्ट है डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा I2। वोल्टेज है इनपुट, करंट है आउटपुट, इसको लिखा है ZR से। R4 रिवर्स से मतलब इसका, और dI2 को लिखा है I2 से, कैपिटल I2 से। इसी प्रकार से इक्वेशन नंबर 2 में dV2 को लिखा है कैपिटल V2 से, इज इक्वल टू डेल्टा V2 अपॉन डेल्टा I1। यहाँ पर वोल्टेज है आउटपुट और करंट है इनपुट, इसको लिखा है ZF से, फॉरवर्ड से, F फॉर फॉरवर्ड है, करंट I1 प्लस डेल्टा V2 अपॉन डेल्टा I2 को लिखा है, दोनों ही आउटपुट टर्मिनल पर मापित राशियाँ हैं, उसको लिखा ZO से, O का मतलब यहाँ पर आउटपुट से है, इनटू करंट I2। तो इस प्रकार से हमें समीकरण 3 और समीकरण नंबर 4 मिलती है। अब समीकरण 3 को ज़रा ध्यान से देखो कि यहाँ पर अपने को वैल्यू निकालनी है, एक तो ZI की और एक वैल्यू निकालनी है ZR की। दो जो पैरामीटर है Z पैरामीटर, एक तो है ZI और दूसरा है ZR। अगर ZI की वैल्यू निकालनी है
तो इस इक्वेशन थर्ड में सेकेंड जो टर्म है ZRI2 उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो ही हम यहाँ पर ZI की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये टर्म 0 कब होगी? जबकि करंट I2 भी 0 हो। करंट I2 0 होने का अर्थ है करंट I2 कहाँ थी? करंट I2 कहाँ थी? आउटपुट टर्मिनल पर, निर्गम सिरों पर। और वो करंट 0 होने का मतलब है कि निर्गम सिरे आउटपुट टर्मिनल ओपन है, खुले हैं। और जब करंट I2 को 0 कर दें इक्वेशन थर्ड में, तो वैल्यू ZI इज इक्वल टू आता है V1/I1। इसको कहेंगे अपन निवेशी प्रतिबाधा। I का मतलब इनपुट से, I फॉर इनपुट है, निवेशी प्रतिबाधा। लेकिन कौन से परिपथ की? खुले परिपथ की। खुला परिपथ क्यों कहा? क्योंकि आउटपुट करंट को अपन ने 0 क्या कहा है। मैंने पहले भी कहा था, जब भी किसी सर्किट में करंट की वैल्यू 0 होगी तो उसको अपन ओपन सर्किट कहेंगे। तो ZI इज इक्वल टू V1/I1 है खुले परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा, अर्थात I2 इज इक्वल टू 0, या कब? जबकि निर्गम सिरे खुले हो। इसी इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर थर्ड से, अगर ZR की वैल्यू अपने को निकालनी है तो इस इक्वेशन में करंट I1 की वैल्यू 0 हो जाए तो इक्वेशन से ZR की वैल्यू आती है कि ZR इज इक्वल टू V1/I2। V1/I2 भी की डायमेंशन भी इम्पीडेंस की है, उसको ZR से लिखा है, लेकिन किस नाम से? खुले परिपथ की उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा। कब? जबकि निवेशी सिरे खुले हो। निवेशी सिरे इसलिए खुले हैं क्योंकि यहाँ पर अपन ने करंट I1 को 0 किया है, और करंट I1 कहाँ है? निवेशी सिरों पर। इसी प्रकार से यदि इक्वेशन नंबर 4 से अपन ZF की वैल्यू निकालें तो वो ZF की वैल्यू तभी अपन निकाल सकते हैं जबकि करंट I2 का मान 0 हो, इक्वेशन नंबर 4 में। और यदि करंट I2 का मान 0 हो जाए तो इक्वेशन 4 से ZF इज इक्वल टू मान आता है V2/I1। इट मीन आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट। इसको कहा है खुले परिपथ की अग्र अंतरित प्रतिबाधा, जबकि I2 इज इक्वल टू 0 या निर्गम सिरे खुले हों। निर्गम सिरे का मतलब है आउटपुट करंट 0 है, इसलिए निर्गम सिरे खुले हों। और लास्ट आता है यदि अपने को ZO की वैल्यू निकालनी है तो इक्वेशन 4 में करंट I1 का मान 0 होना जरूरी, उसके बिना नहीं निकाल सकते। और यदि करंट I1 को 0 कर दिया जाए तो ZO इज इक्वल टू वैल्यू आती है V2/I2, आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट। इसको कहेंगे हम खुले परिपथ की निर्गम प्रतिबाधा, क्योंकि दोनों ही आउटपुट पर है, वोल्टेज और करंट। खुले परिपथ की निर्गम प्रतिबाधा कब? जबकि I1 इज इक्वल टू 0 या निवेशी सिरे खुले हो। तो इस प्रकार से इनपुट टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल पर मापित राशियां जो थी, कौन सी? इनपुट और आउटपुट वोल्टेज और इनपुट और आउटपुट करंट की फॉर्म में हमने एक दूसरे पैरामीटर को परिभाषित किया, और वो पैरामीटर यहाँ पर निकल के आया Z पैरामीटर। और वो Z पैरामीटर के 4 जो अपने रूप देखे हैं, ZI निवेशी प्रतिबाधा, ZR उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा, ZF अग्र अंतरित प्रतिबाधा, और ZO निर्गम प्रतिबाधा। लेकिन किस सर्किट की? ओपन सर्किट की, खुले परिपथ की। तो ये तो हुआ अपना Z पैरामीटर। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सेकंड जो पैरामीटर है वो Y पैरामीटर है, उसको अब हम नेक्स्ट क्लास में ही लेंगे।